हेलो बच्चों, तो सीयूटी के इस प्यारे से सेशन में हम लोग देखने वाले हैं सीयूटी मैथ का न्यू टॉपिक सारणिक, यानी जिसे बोलते हैं डिटरमिनेंट। बच्चों, हम लोगों ने पिछले 3 टॉपिक देख चुके हैं। जो आपका चैप्टर था, जिसमें आपका पहला चैप्टर था रिलेशन एंड फंक्शन, संबंध और फलन, और जो दूसरा था इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, और आपका तीसरा था अवयव, जिसको आप मैट्रिक्स बोलते हैं। अब चौथा चैप्टर आपका स्टार्ट होता है सारणिक, जिसको आप बोलते हैं डिटरमिनेंट। तो बच्चों, यहाँ पे हम लोग कुछ इसका इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं, इसका परिभाषा क्या होता है ये चीज़ देखने वाले हैं, माइनर क्या होता है ये देखने वाले हैं, और को फैक्टर क्या होता है ये चीज़ देखने वाले हैं। मतलब इसका जो बेसिक बेसिक चीज़ें बच्चों हम लोग देखने वाले हैं, और 1-2 एग्जाम्पल करेंगे अच्छे से, ठीक है। बाकी ये आपकी क्लास 12 के लिए भी हेल्पफुल होने वाला है। तो बच्चों, सबसे पहले यहाँ पे हम लोग क्यूटी मैथ का जो टॉपिक है ये पूरा हम लोग कवर करते आ रहे हैं। अब यहाँ पे जो आपका इस सीयूटी में ये जो आपका चैप्टर है डिटरमिनेंट, है ना, सारणिक, इस पूरे में जो टॉपिक हमको पढ़ना है ये आपके सीयूटी के ऑफिशियल वेबसाइट से सिलेबस से मतलब लिया गया है, और इतना ही हम लोग को पढ़ना है। तो आपके सामने ये सिलेबस लिखा हुआ है, डिटरमिनेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, है ना बच्चों, डिटरमिनेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। और अगला यहाँ पे जो आपका टॉपिक है ये माइनस है। माइनस मैं नीचे हिंदी भी लिखा हूँ, जिसको आप बोलते हैं उपसारणिक। co-factors and applications of determinant in finding the area of triangle, adjoint and inverse of square matrix, consistency, inconsistency and number of solution in system of linear equations। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे ऊपर इंग्लिश भी लिखा है और नीचे आपके सामने यहाँ हिंदी भी लिखा है। जो हम लोग को पूरा पढ़ना है इस सिलेबस में, हम लोग यहाँ पे इतने टॉपिक को देखने वाले हैं। लेकिन यहाँ पे हम लोग सिर्फ आज के लिए बच्चों देखने वाले हैं कि वर्ग अवयव का सारणिक क्या होता है, उप सारणिक और ये सेकंड, 3 चीज इंग्लिश में जिसको बोलते हैं डिटरमिनेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, माइनर क्या होता है और कोफैक्टर क्या होता है। इतना चीज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो हम लोग अपने टाइम को बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करेंगे और बढ़ते हैं आगे बच्चों, और हम लोग समझते हैं टॉपिक को, ठीक है। तो सबसे पहले आपके सामने है डिफिनीशन ऑफ डिटरमिनेंट। तो मेन चीज तो आपका यही है कि इसका जो सारणिक का परिभाषा है ये क्या चीज है। तो यहाँ पे जो सारणिक का परिभाषा है, सारणिक एक विशेष प्रकार का बीजीय व्यंजक जो एक वर्ग मैट्रिक्स से संबंधित है। वर्ग मैट्रिक्स मतलब वर्ग अवयव से संबंधित है, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे अगर हम लोग सारणिक की हिस्ट्री की बात करें कि सारणिक कहाँ से बना, कैसे बना, इसका खोज कब हुआ, ठीक है। तो आपका जो सारणिक का अवधारणा है ये जो जापान से लिया गया था, जिनका मतलब जापान में हुआ था, जिनका नाम था, जो मैथमेटिशियन थे सेकी कोवा द्वारा, है ना, सेकी कोवा। ये 1683 में थे आपके। और यूरोप में लेबनीज का नाम आप लोगों ने सुना होगा, तो लेबनीज द्वारा लिया गया था इस 1693 में, ठीक है। तो स्वतंत्र रूप से उत्पन्न हुई, यानी इन दो मैथमेटिशियन के द्वारा उत्पन्न हुई। बाद में इसके बारे में और भी एडवांस जो जानकारी थी वो प्राप्त की गई, और भी इसके बारे में खोज किया गया, और आप लोग जो अभी सब पढ़ रहे हो, ठीक है। अब इस सब का जो यूज़ बच्चों ये नॉर्मली आपके कंप्यूटर में ज़्यादा होता है, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पाइथन है, जावा स्क्रिप्ट है, यानी गेमिंग इंडस्ट्री में, इंजीनियरिंग के फील्ड में ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ये हम लोग के लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है। जैसे अगर हम लोग बीएससी मैथ करने वाले हैं, जैसे आप लोग बीएससी मैथ की तैयारी कर रहे हैं बच्चों, तो बीएससी मैथ के बाद में फिर आपका सपना क्या होगा, आप क्या करना चाहते हैं, आप कंप्यूटर फील्ड में जाना चाहते हैं, आप आईटी फील्ड में जाना चाहते हैं, तो उस सब के लिए बच्चों हम लोग को मैथ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। तो इस सब का यूज़ आप वहाँ पढ़ेंगे। अभी तो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है कि मैथ का यूज़ कहाँ होता है, लेकिन मैथ का यूज़ बहुत सारे फील्ड में होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग बच्चों बात कर लेते हैं कि जो आपका सारणिक है वो एक वर्ग अवयव का समझ लो हिस्सा है। तो वर्ग अवयव आप जानते हैं, हम लोग पिछले चैप्टर अवयव में पढ़ चुके हैं कि कोई मतलब इंग्लिश के अल्फाबेट ए से वर्ग अवयव को दिखाते हैं, और ये आपका ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा होता है। इसका जो व्यापक रूप होता है बच्चों वो A11 होता है, A12 होता है, A13 होता है। मैं यहाँ पे 3 × 3 ऑर्डर का वर्ग अवयव लिख रहा हूँ, 3 × 3 ऑर्डर का। और अगला आपका होता है बच्चों A21, अगला फिर इसका A22, फिर यहाँ पे A23, फिर क्या होता है A31 यहाँ पे, फिर आपका होता है A32, फिर आपका A33। ये इसका व्यापक रूप है। व्यापक मतलब बच्चों कि आपका जो अवयव हो सकता है वो आपका जैसे 1 2 हो सकता है ना, फिर यहाँ पे 3 4 हो सकता है बच्चों। ये आपके सामने जो अवयव लिखा है ये 2 × 2 ऑर्डर का है, ठीक है। और यहाँ पे कुछ इस तरह से अवयव को आप देखते थे। अब इसी का एक हिस्सा होता है सारणिक। मतलब कि बच्चों अगर मैं इसके अंदर के एलिमेंट की बात करूं, तो यहाँ पे जैसे ये आपका A11 A12 A21 A22, ये आपका एक डंडी के अंदर, मतलब एक ब्रैकेट जिसको आप मॉड बोलते हैं, मॉड्यूलस, है ना। तो इस मॉड वाले जो डंडी होता है तो ब्रैकेट के अंदर कुछ इस तरह से लिखते हैं, तो वो आपका सारणिक बन जाता है। चलते हैं नए पेज पे, और बच्चों इसको हम लोग अच्छे से समझ लेते हैं। तो नए पेज पे हम लोग पहुंच चुके हैं, और यहाँ पे मैंने क्या बोला है कि ये एक सारणिक मतलब एक अवयव का हिस्सा होता है बच्चों, जिसको आप A11
A12 बोल सकते हो, और आपका A21 A22 बोल सकते हो। ये आपका 2x2 ऑर्डर का एक आव्यूह है, और इसी आव्यूह को आप सारणिक बोल सकते हो, क्योंकि सारणिक उसी से संबंधित होता है। मतलब सारणिक बच्चों जो आपका वही कोई भी इंग्लिश का अल्फाबेट हो सकता है, या इसको नॉर्मली ना इस ट्राइंगल से दर्शाते हैं। ट्राइंगल से भी बच्चों आप दर्शा सकते हैं, या आपका यही इंग्लिश का अल्फाबेट ए। ठीक है, तो ये देखो ध्यान से, पहली बात तो यहाँ पे ये एक आव्यूह ए दिया रहेगा, लेकिन जो सारणिक होगा, सारणिक को इंग्लिश में बोलते हैं डिटर्मिनेंट, तो इस ए को बच्चों आप लिखोगे डिटर्मिनेंट ए। ये इस तरह से इसको दर्शाते हैं, दिखाते हैं। और बराबर में आप यहाँ पे जैसे स्क्वायर ब्रैकेट है, तो इस स्क्वायर ब्रैकेट की जगह पे आप ये दो डंडी लगाओगे। ठीक है, और इसके अंदर ये जो एलिमेंट है इसके रहेंगे, यानी कि A11 रहेगा, A12 रहेगा, और आपका यहाँ पे A21, और यहाँ पे आपका A22। ठीक है बच्चों, तो कुछ इस तरह से हम लोग इसको दर्शाते हैं। और एग्जाम्पल की हम लोग बच्चों यहाँ पे बात करेंगे, तो आपका जो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स आपका कुछ इस तरह से, मतलब कि जिस तरह से आपका पूरा का पूरा आव्यूह होता है, वैसे ही आपका पूरा का पूरा डिटर्मिनेंट सारणिक हो सकता है। मतलब A11 A12 A13, और यहाँ पे आपका A21 A22 A23, और ये आपका A31 A32, और ये आपका A33। ये डंडी बंद कर देना। ठीक है, तो ज़रा याद रखना आप लोग कि यहाँ ब्रैकेट का फर्क है, और ये आपका एक सारणिक बन गया। अब ये आपका एन टर्म यानी एन टाइम तक हो सकता है, जैसे हम लोगों ने आव्यूह में देखा था, एन टाइम तक उसके और आव्यूह होते हैं, मैट्रिक्स होते हैं। तो बच्चों ये आपके सामने थे डिफिनीशन ऑफ डिटर्मिनेंट। ठीक है, आगे यहाँ पे हम लोग बढ़ते हैं और नेक्स्ट समझते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। तो वर्ग आव्यूह का सारणिक क्या होता है, अभी आप लोगों ने जस्ट देखा, वही एग्जाम्पल वही इसमें है। अब यहाँ पे जो लिखा है आप लोग इसको पढ़ लेना, इंग्लिश भी हिंदी दोनों लिखा है। किसी भी पंक्ति या स्तंभ के तत्वों का गुणनफल उनके संगत सहखंडों का योग। समझ में नहीं आया? बिल्कुल भी नहीं आया होगा। यहाँ पे समझते हैं एक एग्जाम्पल लेके बच्चों। तो जब हम लोग यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेंगे तब यहाँ पे आपको समझ में आएगा। मतलब a बराबर एक आपका यहाँ पे आव्यूह दिया है, आपका आव्यूह है, मान लो 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ 6 हो सकता है, 7 है, यहाँ 8 है, यहाँ 11 ले लो, और यहाँ 12 ले लो, यहाँ 14 ले लो। ठीक है इतना। तो ये आपका आपके लिए एक एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल मतलब यहाँ पे जब हम लोग इसका निकालेंगे सारणिक, है ना, मतलब कि इस आव्यूह का जब हम लोग निकालेंगे सारणिक यानी कि मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट, तो ए को बच्चों किस तरह से दिखाते हैं बताओ जरा। डिटर्मिनेंट ऑफ ए यानी DET A इस तरह से लिखते हैं। तो ये आपका किस तरह से होगा जरा ध्यान से देखना। यहाँ पे क्या लिखे, किसी भी पंक्ति या स्तंभ के तत्वों का गुणनफल उनके संगत सहखंडों का योग होता है। अब ये सहखंड अवखंड ये सब क्या होता है ये आप आगे देखेंगे, जरा ध्यान से इसमें देखना। इसमें बच्चों कुछ इस तरह से होता है कि इसमें बच्चों पहला रो, ये पहला कॉलम ये गायब हो सकता है, मतलब गायब हो जाएगा, ये गायब हो जाएगा। ठीक है, बाकी जो बचेगा वो क्या होगा, डिटर्मिनेंट होगा। मतलब हम बच्चों यहाँ पे ये जो आपका ये वाला पूरा का पूरा रो था, ये पूरा का पूरा कॉलम गायब हो गया। जो ये पहला लेटर है 2, इसको रोक के, और बाकी जो एलिमेंट बचता है मतलब यहाँ पे 7 8, ठीक है, ये 12 14। तो कुछ इस तरह से लिखते हैं। फिर यहाँ पे एक निशान देना होता है कि एक बार प्लस, फिर एक बार माइनस, एक बार प्लस। आप क्लास 12 में पढ़े होंगे तो अच्छे से मालूम है, बाकी जो क्लास 12 वाले बच्चे इसको देख रहे होंगे तो उनके लिए बिल्कुल ये बेसिक है। अभी हम लोग आगे ऐसे ही कई एग्जाम्पल आगे समझते हैं। तो पहले मैंने यहाँ पे प्लस में लिया, फिर अगला आप माइनस में लोगे, माइनस के बाद ये जो 3 नंबर है, इस 3 नंबर को आप रोकोगे। तो 3 नंबर रोकने का मतलब क्या है कि ये वाला जो पूरा का पूरा इसका कॉलम है और इसका जो पूरा का पूरा स्तंभ है, इसको पूरा गायब कर दो। क्या बचेगा, 6 8 11 14, यही आप लिख दोगे, 6 8 और 11 14। तो ये आपके सामने जो आप देख रहे हो ये आपका एक सारणिक है, सारणिक का लिखने का फॉर्म है। बच्चों हम लोग एक नए पेज पे इसको और भी अच्छे तरीके से देखते हैं। तो मेन चीज़ होता है उसका एक स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड यानी व्यापक रूप। तो व्यापक रूप क्या, आप वही जानते हैं पुराना मामला कि जो आपका मैट्रिक्स होता है, आव्यूह होता है, वो आपका A11 है ना बच्चों। A11 आपका, A12 आपका होता है, और A13 होता है, फिर A21 होता है, फिर A22 होता है, फिर A23 होता है, फिर यहाँ पे आपका A31 होता है, A32 होता है, और A33 होता है। इतना ठीक है। इतना अगर ठीक है तो यहाँ पे जरा ध्यान से आगे देखना आप लोग। अगर हम लोग इसका निकालेंगे डिटर्मिनेंट, तो यहाँ पे आपका ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका जो ये A11 है इसको रोकेंगे। ध्यान देना, यहाँ पे आपको साइन करना होता है, निशान देना होता है। तो निशान को साफ इस तरह से दोगे, अगर आप पहले को प्लस मानोगे तो दूसरे को माइनस, फिर प्लस, फिर ये वाला माइनस, फिर ये वाला प्लस, फिर ये वाला माइनस, फिर ये वाला प्लस, फिर ये माइनस, फिर ये वाला प्लस। यानी अगर आप प्लस से स्टार्ट करोगे तो अगला वाला माइनस में, आप माइनस से अगर स्टार्ट करते हो तो अगला वाला प्लस में। कुछ इस तरह से निशान
निशान आपको अपनी तरफ से देना होता है और बाकी कुछ इस तरह से हम लोग रोकते हैं एलिमेंट को। मतलब अगर हम लोग बच्चों यहाँ पे A11 को रोकते हैं तो A11 का मतलब क्या, 1 का मतलब पहला रो और 1 का मतलब पहला कॉलम, यानी पहला पंक्ति और पहला स्तंभ, यानी ये वाला चीज जो है ये पहला आपका जो पंक्ति है ये वाला चीज, और आपका जो ये पहला स्तंभ है ये वाला चीज, इसको आप भूल जाओ, इसको आपको नहीं लिखना है। बाकी जो बचता है A22, A23, A32, A33, इसको लिखना है भी डंडी के अंदर, यानी कि जो डंडी वाला ब्रैकेट होता है उसके अंदर आपको लिखना है। मतलब यहाँ पे बच्चों A22, A23, ये आपका A32 और ये आपका A33। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब पहला यहाँ पे हम लोगों ने बच्चों A11 को रोका है, अगला स्टेप आपको यहाँ पे A12 को रोकना है। अब यहाँ पे A12 के ऊपर निशान क्या है, माइनस, इसलिए यहाँ पे निशान दिया गया था। यानी यहाँ पे अगर आप लिखेंगे आगे तो क्या लिखेंगे, क्योंकि जो बच्चों आपका सारणिक होता है वो किस रूप में होता है जरा बताओ तो। यहाँ पे तो लिखा नहीं, उनके सहखंडों का योग, योग के रूप में हो सकता है, गुणनफल के रूप में हो सकता है। तो योग मतलब वहाँ प्लस आ सकता है और प्लस माइनस माइनस भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे बच्चों यहाँ पे क्या है, A12 से पहले माइनस, माइनस लगा देना, और हम लोग अब यहाँ पे A12 को रोक रहे हैं। तो A12 को रोकने का मतलब क्या है, A12 को रोकने का मतलब है कि पहला आप पंक्ति रोकोगे और दूसरा वाला कॉलम रोकोगे, ठीक है। तो बच्चों इस तरह से आपको कुछ रोकना है यहाँ पे, कि जरा ध्यान से देना। A1 का मतलब कि आप दोबारा देखो यहाँ पे, दोबारा आप पहले रो को रोकेंगे और फिर अगेन आप दूसरे कॉलम को रोकेंगे बच्चों, और बाकी जो बचेगा उसको आप लिख लेंगे। तो क्या बचेगा आपका, A21 बचेगा, A23 बचेगा, A31 बचेगा, A33 बचेगा, यही आपका एक नया सारणिक होगा। तो यहाँ पे आप इसको लिखोगे बच्चों A21, ओके। फिर अगला आपका क्या है A23, फिर यहाँ पे अगला क्या है A31, ठीक है। फिर अगला यहाँ पे क्या है आपका बच्चों A33। तो रोकने पे कुछ इस तरह से आपका आंसर आएगा। आगे यहाँ पे अभी एक बचता है A13। अब अगर हम यहाँ पे बच्चों आगे A13 को रोकते हैं तो क्या होने वाला है। अब A13 का जो निशान है वो प्लस में है, तो आप पहले यहाँ प्लस लगा देना, तब यहाँ पे आप रोकना A13 को। और A13 रोकने के बाद अंदर कौन सा एलिमेंट आएगा उसको आपको ध्यान से यहाँ पे देखना है बच्चों। तो जरा ध्यान से यहाँ पे देखो, आप अच्छे से देखो, प्यार से देखो, ठीक है, बिल्कुल भी आपको भूलना नहीं है। तो A13 मतलब 1 मतलब A1 मतलब पहला पंक्ति रोक देना है, 3 मतलब तीसरा कॉलम, तीसरा स्तंभ रोक देना है। तो 1 मतलब आप समझ गए होंगे कि हम लोग इस पहले पंक्ति को रोक देंगे, यानी इसको भूल जाओ। और तीसरा मतलब आप तीसरे कॉलम को यानी तीसरे स्तंभ को रोक दोगे। क्या बचेगा बच्चा आपको, यहाँ पे A21 बचेगा, A22 बचेगा, A31 बचेगा और A32 बचेगा। यही आपका आंसर होने वाला है, इसमें भर दो। तो A21 और क्या बचा है आपका A22, और यहाँ पे और क्या बचा है A31, और यहाँ पे क्या बचा है A32। इतना आपको रोकना है। तो ये आपका एक सारणिक है। तो आया समझ में। तो ये आपका एक आव्यूह के अंदर से निकल के एक सारणिक बनता है। और वैसे भी आप चाहो यहाँ पे, तो ये जो यहाँ पे बच्चों आपका लिखा था ये आव्यूह A, इसको आप कुछ इस तरह से डंडी में, मतलब डंडी की ब्रैकेट वाले में A11, A12, A13, फिर अगला क्या है A21, A22, A23, फिर यहाँ पे A31, A32 और A33, इस तरह भी आप लिख सकते हो। अगेन पूरा का पूरा काम इस तरह से आप कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा बच्चों। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, और हम लोग अगला टॉपिक भी समझ लेते हैं यहाँ पे। अगला क्या है, माइनर। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका ये टॉपिक है इस चैप्टर में, कि ये माइनर, इसको हिंदी में बोलते हैं उप सारणिक। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा समुच्चय, सेट, तो उसका उप समुच्चय होता है सब सेट। तो समुच्चय का उप समुच्चय क्या होता है, यानी कोई अगर सेट समुच्चय दिया हो तो उसके अंदर के कुछ एलिमेंट्स क्या कहलाते हैं, उप समुच्चय कहलाते हैं। तो ऐसे इसमें भी कि कोई सारणिक दिया होगा, उस सारणिक के अंदर के कुछ सारणिक क्या कहलाएंगे, उप सारणिक। आए समझ में। तो यहाँ पे वही लिखा है कि एक छोटे वर्ग आव्यूह के सारणिक को संदर्भित है ना करता है, जो मूल आव्यूह से एक विशिष्ट पंक्ति और स्तंभ को हटाकर बनता है। मतलब मूल आव्यूह मतलब एक छोटा सा आव्यूह बनता है। मतलब बच्चों यहाँ पे मैं लिखूंगा एक आव्यूह A बराबर, बच्चों जरा ध्यान से देखना, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ A11 यानी 3x3 ऑर्डर का एक आव्यूह है, A11, A12 और आपका यहाँ पे A13 है, यहाँ पे A13, फिर आपका A21, फिर A22, फिर A23, फिर अगला आपका A31, फिर बच्चों A32, फिर A33। ओके, इतना समझ में आपको आई थिंक आ गया होगा अच्छे से। तो बच्चों यहाँ पे हम लोग पहला बात करेंगे, जरा ध्यान से देखना।
माइनर, वो सारणिक की इंग्लिश होती है माइनर, और माइनर को दिखाते हैं एम से, कैपिटल एम से दिखाएंगे। अगर यहाँ पे आपको लिखा मिल जाए M11, तो M11 का मतलब क्या होगा? जैसे आपका A11 नहीं होता है, A11 मतलब क्या होता है कि ऐसा एलिमेंट जिसमें आपका पहला रो और पहला कॉलम आता हो। तो ऐसे यहाँ पे M11 का मतलब होता है कि यहाँ पे पहला रो पहला कॉलम आएगा, पहला पंक्ति पहला स्तंभ। ऐसे आपका यहाँ पे बच्चों ये आपको M12 के रूप में लिखा मिल सकता है, मतलब पहला रो दूसरा कॉलम, ठीक है। ऐसे आपको बच्चों यहाँ पे M13 के फॉर्म में लिखा मिल सकता है। ऐसे बच्चों यहाँ पे आपको M21 के रूप में लिखा मिल सकता है। ऐसे ही आपका M22 लिखा मिल सकता है। ऐसे ही आपका M23 लिखा मिल सकता है। और ऐसे ही आपका M31, और ऐसे ही आपका M32, और ऐसे ही आपका M33 लिखा मिल सकता है। इस सब का मतलब क्या है? M31 का मतलब है कि तीसरा रो पहला कॉलम। ओके, तो ये सब आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ये सब दर्शाने का एक निशान है माइनर का। ओके, अब यहाँ पे बच्चों ना इसी सारणिक में जो सारणिक ए दिया है इसमें हम लोग पहले बच्चों यहाँ पे M11 का मान निकालते हैं कि माइनर जो M11 है ये क्या होगा। तो जरा ध्यान से देखना, हम लोग ना यहीं पे निकाल लेते हैं, है ना। हम लोग नेक्स्ट पेज पे नहीं जाएंगे, हम लोग यहीं पे निकाल लेते हैं। तो जरा ध्यान से देखना बच्चों, आप लोग, आसान है, कोई टफ ऑफ नहीं है ये। तो इसको भी अंदर ही लिखते हैं, दो डंडी वाले ब्रैकेट के अंदर। M11 का मतलब क्या है? M11 का मतलब है कि पहला रो पहला कॉलम को आपको ढक देना है। तो जो आपका इसमें बच्चों पहला रो है और ये जो आपका बच्चों इसमें पहला कॉलम है इसको ढक देना है। बाकी जो बचेगा यानी A22, A23, A32, A33 इतना ही बचेगा, यही आपका क्या होगा? M11 होगा। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो A22 बचा था बच्चों यहाँ पे, A23 बचा था यहाँ पे, और आपका यहाँ पे बच्चों A32 बचा था और A33 बचा था, ठीक है। तो यही आपका M11 हो जाएगा। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर बच्चों यहाँ पे हम लोग ये M11 निकाल लिए, अगर मैं यहाँ पे रेंडमली की बात करता हूँ, मैं M32 निकालूँ यहाँ पे, तो M32 बताओ क्या होने वाला है? M32 ये सब समझ में आया ना? माइनर क्या है? माइनर आपके उसी सारणिक के अंदर का एक छोटा सा सारणिक है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे इसको लिखने वाला हूँ तो इसको मैं किस तरह से लिखूंगा? तो जरा ध्यान से देखना, M3 मतलब क्या होता है? तीसरा रो, और ये सेकंड मतलब सेकंड कॉलम। तो बच्चों यहाँ पे आ जाओ, तो आपका तीसरा रो तो ये वाला है, ओके, और यहाँ पे दूसरा कॉलम, कॉलम मतलब स्तंभ होता है, तो दूसरा स्तंभ ये वाला है। इसके अलावा ये बचेगा, ये बचेगा, ये बचेगा और ये बचेगा, ओके। मतलब A11 A13 जो बचा है इसको ये लिख दो, A11 A13। फिर क्या बचेगा बच्चों? A21 और यहाँ पे A23, तो A21 A23। तो ये हो गया काम खत्म, ओके। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ऐसे ही आप लोग बच्चों M22 M23 निकाल सकते हो। तो आपके लिए होमवर्क है M21 M22 M23, और बाकी जो बचते हैं इस सब के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर देने हैं। अगर आप चाहे जहाँ से देख रहे हैं तो आप लोग अपने उस स्टेट का नाम, गाँव का नाम, जहाँ से देख रहे हो, जिस कंट्री से भी देख रहे हो, तो कमेंट में बताओ, ताकि हम लोग जान पाएँ कि आप कहाँ से वीडियो देख रहे हैं, ठीक है बच्चों। आगे इतना आपको समझ में आ गया कि माइनर क्या होता है। माइनर आपका उसी सारणिक के अंदर का एक छोटा सा सारणिक जो आपने यहाँ पे देखा। अगला टॉपिक आपका जो है और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो आपका टॉपिक है बच्चों कोफैक्टर, ठीक है। हिंदी में बोलते हैं सहखंड। तो सहखंड क्या होता है? ये भी एक आसान सा चीज है, कोई टफ नहीं है इसमें। इसमें देखो इंग्लिश में मैंने लिखा है यहाँ पे, असाइंड माइनर ऑफ एन एलिमेंट विद इन अ मैट्रिक्स, मतलब एक निशान किया हुआ माइनर, एक निशान किया हुआ माइनर की जो माइनर है वो माइनस में है कि प्लस में है। मतलब बच्चों जरा ध्यान से देखना, सबसे पहले तो यहाँ पे जो आपका ये कोफैक्टर होगा इसको हम लोग बच्चों कुछ इस तरह से दिखाएंगे। जरा ध्यान से देखना कि जैसे माइनर आपका क्या होता है? M11 होता है ना। और जो आपके एलिमेंट होते हैं वो आपके A11 हो सकते हैं। मतलब कि जो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है, आपका कोई भी एलिमेंट आपका बच्चों AIJ के फॉर्म में होता है ना। इतना आपको मालूम होगा कि कोई भी अगर मैट्रिक्स A है तो आपका AIJ के फॉर्म में होता है और M क्रॉस N ऑर्डर होता है। तो ऐसे ही आपका ये जो आपका बच्चों M11 मतलब कि ये AMIJ के फॉर्म में हो सकता है, ठीक है। तो आपको आई थिंक ये समझ में आ रहा होगा। तो ये आपको कुछ इस तरह से आपको समझना होता है। बाकी ये तो इसी मैंने लिखा है समझने के लिए। आपको जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है किसी भी मैट्रिक्स का, ये कुछ इस तरह से होता है। तो यहाँ पे जो ये कोफैक्टर ये क्या दिखाते हैं? तो बच्चों यहाँ पे जैसे मैं इसका स्टैंडर्ड फॉर्म बात करूंगा, तो बच्चों यहाँ पे इसका फॉर्मूला होता है CIJ बराबर, जरा ध्यान से देखना, CIJ बराबर -1 ब्रैकेट में ये जो आई मतलब क्या है? आई मतलब कि पंक्तियों की संख्या, जे मतलब स्तंभों की संख्या। तो इन दोनों का सम यानी आई और प्लस में जे, अब बगल में बच्चों यहाँ पे MIJ
माइनर जो होगा। ये एक फॉर्मूला है कोफैक्टर को आपको इतना याद करना है। मतलब कि जो कोफैक्टर है उसका सी हम लोग इससे दिखाएंगे, यानी किसी भी डिटरमिनेंट किसी भी सारणी का अगर हम लोग को कोफैक्टर सहखंड निकालना होगा तो इस फॉर्मूले से बच्चों निकालेंगे। आपको मुझे मालूम है समझ में बिल्कुल भी नहीं आया होगा, हम यहीं पे एक एग्जांपल कर लेते हैं तब आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो फटाफट इसको हम लोग यहाँ पे मिटा लेते हैं और यहीं पे एक एग्जाम्पल देख लेते हैं लगे हाथ, कि हम लोग को ये टॉपिक तुरंत समझ में आ जाए। ठीक है, तो जरा ध्यान से देखना है बच्चों कि जो आपका कोई मैट्रिक्स है ए, जिसमें कुछ एलिमेंट है मान लो, है ना, तो ये एलिमेंट आपकी देखो मैट्रिक्स में मैं सारालिख ही लिखता हूँ, मतलब सारालिख के फॉर्म में, तो कुछ इस तरह से ये मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। तो ये 1 2 3 4 हो गया, 7 हो गया, 8 ले लो, -1 ले लो, 2 ले लो और यहाँ पे 5 ले लो, इतना ठीक है। ओके, इतना सब कुछ ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे हम लोग को निकालना है मान लो माइनर M11 निकालना है, तो आप M11 निकाल लो पहले। अब हम लोग को बच्चों यहाँ पे M11 निकालना है और यहाँ पे आपको निकालना है C11, मतलब आपको सेकंड भी निकालना है C11 का। तो सबसे पहले आप M11 निकालोगे और M11 निकालने के बाद में आप C11 निकाल लोगे। तो बच्चों यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे M11 की, तो आप जानते हैं अच्छे तरीके से कि पहला रो और पहला कॉलम को ढक देना है। तो पहला रो आपका ये वाला है और पहला कॉलम बच्चों आपका ये वाला है, तो आपका यही दोनों बचेगा, मतलब 7 8 2 5। तो इसको लिख लो फटाक से यहाँ पे 7 8 और 2 5, इतना ठीक है, इतना बिल्कुल ठीक है। ओके, अब यहाँ पे हम लोग बच्चों निकालेंगे C11। तो C11 का फॉर्मूला जानते हैं, तो C11 बराबर क्या होता है -1, है ना। अभी मैंने लिखा था यहाँ फॉर्मूला, देखो ये यहाँ पे आ जाओ, देखो आई जे क्या होता है -1, ये रो प्लस में कॉलम, तो -1 और i प्लस जे, और i की जगह पे 1 है और j की जगह पे 1 है, तो 1 + 1। और आप यहाँ पे क्या है MIJ मतलब M11, तो यहाँ पे आप लिख दोगे M11। ओके बच्चों, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा देखो 1 और 1 2, तो -1 का स्क्वायर हो जाएगा। ओके, -1 का स्क्वायर और M11 का मान आपका ये सारालिख है पूरा का पूरा 7 8 और 2 5, इतना ठीक है, इतना बिल्कुल ठीक होगा। अब -1 का स्क्वायर क्या होगा +1, तो +1 आपका आएगा, यानी कि पूरा का पूरा केवल यही सारालिख बचेगा। तो यही आपका आंसर हो जाएगा कि 7 8 और 2 और यहाँ पे बच्चों होगा आपका 5। तो आई होप आपको अच्छी समझ में आ गया होगा। तो आपका ये कोफैक्टर भी एक मतलब कि सारालिख ही होता है, बस उसमें कुछ निशान होते हैं कि माइनस और प्लस के निशान। बच्चों यहाँ पे ना हम लोग एक एग्जांपल और समझ लेते हैं, देख लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आपका एक एग्जांपल के और हम यहाँ पे बात करेंगे। तो कोई मान लो मैट्रिक्स बच्चों यहाँ पे ए दिया है और इस मैट्रिक्स में मतलब एक सारालिख दिया है, -2 है, 3 है और यहाँ +5 है। प्लस तो नहीं लिखते हैं, इसे लिख दिया मैंने -1 यहाँ पे, और यहाँ पे +2 है, यहाँ पे -3 है, यहाँ -4 है, यहाँ और यहाँ 6 है, यहाँ 7 ले लो। ओके, इतना ठीक है बिल्कुल भी। इसमें बच्चों आपको निकालना है M12 क्वेश्चन मार्क, और यहाँ पे बच्चों आपको निकालना है C12 क्वेश्चन मार्क। ये 1 है आपका 1, क्या हो रहा है, तुम लोग कहीं डाउट में ना चले जाओ। तो यहाँ पे आपको जाएगा C12, यहाँ पे बच्चों क्वेश्चन मार्क। ओके, इतना बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पे M12 सबसे पहले आप निकाल लोगे फटाक से, तो M12 आपको निकालना आता होगा। अब इसको किस तरह से निकालते हैं ये आप जानते हैं अच्छे तरीके से, उनको बताने की जरूरत नहीं है। 1 मतलब पहला रो को रोक देना है, दूसरा कॉलम को रोक देना है। तो ये आपका पहला रो है, इसको हम लोगों ने रोक दिया, और ये मतलब देखो 2 मतलब दूसरा कॉलम, तो दूसरा कॉलम ये वाला है, इसको रोक दिया। अब जो बच गया, यानी आपका बच्चों क्या बच गया, -1 बच गया, -3 बच गया, -4 बच गया और ये 7 बच गया। यही आपका एक नया सारणिक है। तो यहाँ पे लिख देना -1 बचा था, -3 बचा था, -4 बचा था और 7 बचा था, तो M12 का मान आ गया। ओके, अब यहाँ पे हम लोग जानते हैं C12 का फॉर्मूला, ये होता है -1 और ये जो स्तंभों और पंक्तियों और स्तंभों की संख्या, तो ये I का मान 1 है और J का मान 2 है, तो 1 और +2, और यहाँ पे आपका बच्चों क्या आएगा M12 माइनर जो है आपका M12 माइनर। अब -1 की पावर देखो 1 + 2 3 है ना, तो बच्चों यहाँ पे -1 की पावर 3, और अगर कोई नंबर माइनस में लिखा हो ब्रैकेट में और उसकी पावर क्या हो, ऑड नंबर हो, विषम संख्या, तो वो हमेशा किस में आता है, आपका माइनस में ही आता है। तो बच्चों ये आपका जो माइनर आएगा यानी माइनस में आएगा M12, और M12 की जो वैल्यू आई है आपके सामने है, यहाँ पे रख दोगे, वही इसका आंसर होगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये पूरा का पूरा लेक्चर समझ में आया होगा। जो एग्जाम्पल हम लोगों ने यहाँ पे देखा वो समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लो। और बच्चों यहाँ पे हम लोग PYQ भी करने वाले हैं, CUT में एग्जाम किस तरह से पूछे जाते हैं। थैंक यू सो मच।